स्टार्ट हुआ? हो गया हो गया। चलो अच्छा, अब क्या बात हो रही है? अब बात हो रही है आपके अल्लाह ताला भर के जीपी के ही सवाल हम लोग कर रहे थे ना, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के। और फॉर्मूला तो हमने डिस्कस कर लिया, फॉर्मूला याद है ना? यस। ठीक है। जनरल टर्म ऑफ एन एपी भी याद है और जनरल टर्म ऑफ ए जीपी भी याद है। उसके बाद तुम्हें कितने बजे निकलना है? अभी टाइम है सर। सही है। तो अब सवाल मैं बोल रहा हूँ, द सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 12 एंड 40.5। यानी मुझे क्या क्या दिया हुआ है? मुझे सेकेंड टर्म दी हुई है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, कह रहे हैं सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 12 एंड 40.5 रेस्पेक्टिवली। ये सही। रेस्पेक्टिवली का मतलब समझ में आता है ना? जी जी। हम्म। तो T2 है 12 और T5 है 40.5। यानी आपको एक तरीके से दो इक्वेशंस तो दे दी उसने। सर आप ये बुक शेयर नहीं कर सकते क्या स्क्रीन में? ये बुक कैसे शेयर करूंगा? तो लिखूंगा कहाँ पर? नहीं, क्वेश्चन दिखा के हटा दीजिएगा। अब बुक मैंने अलग से खोली भी है, भेजी भी है ना बुक मैंने, उसके बाद है मुस्तफा के पास, तुम्हें भी भेजी वो भी है। एक मिनट, पर्पल वाली। हाँ। अब वो कह रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशो। फर्स्ट टर्म मतलब ए पता करना है और कॉमन रेशो। हम्म। सही है। अब ये दो चीजें पता करनी है। और दूसरी बात कह रहे हैं हेंस राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म। और टी एन भी लिखने को कहा है। ठीक है। राइट सही। डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म। ये बात मैं आपको बता चुका कि जब आप टी एन लिखेंगे तो टी, अच्छा मैंने टी एन के सारे नाम बता दिए ना तुम लोग को, nth टर्म, जनरल टर्म और लास्ट टर्म भी, इसे बता दिया था ना? यस। अच्छा। तो अब टी एन लिखना है इन टर्म्स ऑफ एन। तो टी एन के लिए तो आपको वही फॉर्मूला आएगा, टी एन इज इक्वल टू ए आर आर एन एन माइनस वन। माइनस वन। तो यानी टी एन लिखने के लिए टी एन में एन तो रहेगा बट ए और आर आपको चाहिए ही होगा। ये बात सही है? सही है। अच्छा, अब इस सवाल में हुआ क्या? इस सवाल में उसने तुम्हें T2 दिया और T5 दिया। हम्म। सही। अच्छा, इसी से मिलता जुलता सवाल है जो मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे निकालना पड़ेगा, वो ऐसी सवाल है। अब उसमें होता पता है क्या है? उसमें होता है कि T2 दिया है, T5 दिया है, ए और आर कुछ नहीं पूछा, डायरेक्टली टीएन पूछा है। सही है। सही है। तो अब आपको, अब उसने कहा नहीं ए और आर मालूम करने के लिए, टीएन मालूम करने के लिए कहा। अब जब टीएन की तरफ जाते हैं ना, तो आपको टीएन से समझ में आ जाता है कि आपको ना कहने के बाद भी ए और आर तो निकालना ही पड़ेगा। बात समझ आई? जी। नहीं सर, एक बार दोबारा बोलिएगा। भाई अब मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें टीएन निकालना है, सिर्फ इतना सोचो कि टीएन निकालना है, सही है। तो टीएन इन टर्म्स ऑफ एन ही निकालना है, ये बात तो सही है। हम्म। बट उसके लिए ए और आर तो चाहिए ना। जी सही सही। ठीक। अब सवाल ने, इस सवाल ने अच्छा काम क्या किया कि आपको उसने मेंशन कर दिया कि ए और आर निकालो। सही है। सही। अगर वो मेंशन ना करे तो क्या आप ए और आर निकाले बगैर टीएन निकाल सकते हैं? नहीं। नहीं। ठीक है। तो बस ये बता रहा हूँ कि अगर इस तरह का सवाल एपी का या जीपी का हो तो आपको पता होना चाहिए कि टीएन निकालने के लिए जीपी वाले केस में ए और आर चाहिए होगा। सही है। सही है। और एपी वाले केस में ए और डी चाहिए होगा। ए और डी चाहिए होगा। बस ये वो एक चीज है जो मैं कह रहा हूँ कि मुझको अलग से सवाल वो निकालना पड़ेगा। वो इसी तरह का सवाल होता है, उसमें दो टर्म्स देते हैं, एपी की दे दी मिसाल के तौर पर दो टर्म्स और एपी की टीएन पूछ ली। तो अब ए और डी कहा नहीं है लेकिन आपको पता है कि आपको निकालना है। समझ सही आई ये सर। बात? तो जी ये जी ख्याल सर। रखना चाहिए। अब इस सवाल में तो उसने आपको बिल्कुल उंगली पकड़ा के चलाया हुआ ना कि भाई ए निकालो, आर निकालो और उसके बाद टीएन निकालने को कह रहा है। अगर वो ए और आर के बगैर भी टीएन निकालने को कहे तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि यार ए और आर तो एनी हाउ निकालना ही होगा। सही है। ठीक। ठीक। अच्छा। अब T2 12 है, हमें पता है T2 12 है मतलब ए आर है 12। ये बात समझा चुका हूं। हम्म। ठीक है। T5 है तो मतलब बोलो, T5 का क्या मतलब बोलो? तब ए ए आर फोर। आर फोर। ए आर 4, ठीक है ना? हम्म। अब ये जीपी है तो ए आर 4, अगर एपी होता तो तो ए ए। फोर हाँ ए डी। प्लस फोर डी। ए प्लस फोर ए डी। प्लस 4 डी। अब ये सवाल में देख लेना कि एपी की बात हो रही है कि जीपी की बात हो रही है। ठीक है ना? पता चला एपी का सवाल है जीपी के फॉर्मूले लगा दिए, जीपी का सवाल है एपी के फॉर्मूले लगा दिए। ठीक है। तो बदल ही जाएगी कहानी।
अच्छा, क्योंकि वो आपसे ये कहेगा कि उसने आपको T2 दिया, उसने आपको T5 दिया और उसने आपसे Tn पूछ लिया। सही है। अब सारी बातें उसने की जीपी के लिए, आपने वो ध्यान नहीं दिया, आपने एपी मान के Tn निकाल कर आ गए। सही है, तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। जी ठीक है, तो इसलिए ख्याल रखना। अच्छा, अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई इन टर्म्स ऑफ ए एंड आर। अब ये वाला सब्स्टिट्यूशन का मामला नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं आप, AR4 इज इक्वल्स टू 40.5 को डिवाइड करते हैं AR इज इक्वल टू 12 से। ये बात समझ में आई? बट सर वो तो Divide अपने आमने सामने एक आमने सामने के नंबर नहीं है, वो वो T2 है और वो T5 है, ऐसे नहीं हाँ, होता था? तो थ्री अपॉन मैंने कॉमन रेशियो थोड़ी लगाया है। अगर मैं AR इज इक्वल टू 12 में से A निकाल लूं, 12/R, सही है, और उसको उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो यही वाली बात होगी जो मैं ऐसे कर रहा हूँ। सही 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 है, समझ गया। A की जगह आपने क्या रखा, 12/R इंटू R4 इक्वल्स टू 40.5। सही है, सही तो अब सही देखिए ये 12 वहां गया, 40.5 के नीचे डिवाइड हुआ, और इस तरफ आपके पास क्या बचा, R4/R, विच मीन्स R3 R3। R3 ठीक है, हम कह रहे हैं कि इतनी मेहनत नहीं करो, ऐसे पहुंच जाओ वहां पर। अब आप देखो, आपका A से A कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा। R4 और R है ना, आपका हम्म एक R कैंसिल होके R³ बचाएगा। बिल्कुल लग जाएगा। तो वो यही चीज की है, बस की इस तरीके से है। सही। सही है, यानी कि इसमें हम कहते हैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस में आप ये कर दें। आप कहते हैं नहीं ऐसे नहीं करूंगा, सब्स्टिट्यूशन से करूंगा, आपके सामने है सब्स्टिट्यूशन में कितना टाइम लगा है आपको, कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने है कितना टाइम लग गया। ये तो आई अच्छी बात ट्रिक समझ है, में? मैंने पहली बार सीखा है। हाँ, तो ये ओ लेवल में है ही नहीं ना, इतना लीनियर और इस तरह की इक्वेशन तो है ही नहीं ना, ये तो अब सीधे ए लेवल्स में है। सही सही। अच्छा, अब जरा 40.5 को 12 से डिवाइड करके R³ की वैल्यू तो बता दो कैलकुलेटर नहीं है सर मेरे पास। यार, मुझे किसी के ढूंढना पास। पड़ेगा, एक सेकंड। मैं मोबाइल में खोल। हाँ, मोबाइल क्यूब रूट भी लेना है। हाँ मेरे पास वो साइंटिफिक कैलकुलेटर आ जाता है मोबाइल में, नया फोन है मेरा, आराम से। कोई बात नहीं, वो भी जल्दी पुराना हो जाएगा। अच्छा अच्छा। अब बता भी दो, साइंटिफिक कैलकुलेटर 40.5 डिवाइड बाय 12, देखें 40.5 डिवाइड बाय 12 तो 3.375 होता है। तो ये तो हो गया 3.375। अच्छा, अब एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप शो कर रहे हैं ना, अगर आप स्टेप शो कर रहे हैं भाई, तो क्यूब रूट ही लगाइएगा। सही है, समझ गए बात? सर जी मसला हो गया एक। क्या हुआ, क्यूब रूट नहीं होगा क्यों उसमें? नहीं आ रहा? ए यार, तुम लोग क्या करते हैं। तो अब क्यूब रूट ऑफ 3.375 पढ़ने बैठे हो, कैलकुलेटर नहीं लेके बैठे हो यार, हद हो गई है। मेरे पास है, एक सेकंड देखता हूँ। अच्छा खैर, अब चलो ए से यहाँ से आर की वैल्यू तो आएगी ना। हेलो, सर यस। ये मेरे बताइए। पास ये 1.5 है। 1.5 है, अच्छा चलो खैर, मैंने उठा लिया कैलकुलेटर। तो अच्छा, ये अब आर की वैल्यू आ गई। अब जब ये आर की वैल्यू आ गई तो इसके बाद क्या करोगे? सर स्क्रीन को क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, मोबाइल मैं बन वो गई। जरा कैलकुलेटर लेने गया हूँ ना, तो वो स्क्रीन हिल रही है। अच्छा अच्छा। सर 1.5 ही है। 1.5 आ गया, चलो ठीक है, 1.5 मान लिया मैंने, सही ना। तो ये आपका आर की वैल्यू आ गई 1.5। ठीक है, अब जब आर की वैल्यू 1.5 आ गई तो इसके बाद, अच्छा अब ये क्यूब रूट में तो आपके पास एक ही वैल्यू आएगी फिलहाल, स्क्वायर रूट होता है तो प्लस माइनस आती है ना। सही सही। क्यूब रूट में तो एक ही आती है। हालांकि बता दे रहा हूँ, उस अभी तफसील नहीं पूछना बिल्कुल भी मुझसे। ठीक है, जब आप किसी भी चीज का क्यूब रूट निकालते हैं ना, तो 3 आंसर्स आते हैं। सही है, हम्म लेकिन उसमें से रियल एक ही होता है, बाकी 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं उसमें नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं जा रहा। तो सही आर सही। की वैल्यू आ गई 1.5। सही, अब आर की वैल्यू आ गई, दूसरी चीज क्या निकालनी है? ए ए। A।
तो उसके लिए ज्यादा बेहतर वही है कि ए आर इक्वल टू 12 में चले जाएं। बिल्कुल। तो ए आर इक्वल टू 12 में गए तो ए 12 डिवाइड बाय इक्वल टू 1.5। 12 डिवाइड बाय 1.5, ये 8 आ जाएगा। सही है। तो ए और आर ये दो चीजें आ गई। सही। अब जब ये हो गया तो उसके बाद उसने आपसे क्या कहा था कि क्या निकालना है? TN। टी एन। सर आप कुछ लिख रहे हैं क्या? हाँ, पता नहीं, मेरे पास शो नहीं हो रहा। उसको तुम्हारा भी शो नहीं हो रहा। मेरे पास हो रहा है। मेरे नेट का मसला होगा फिर। अच्छा चलो खैर। तो ए निकाला है मैंने, उसके बाद आर की वैल्यू 1.5 तक तो हो गई थी ना। जी। उसके बाद ए आर इक्वल टू 12 में मैंने आर की जगह 1.5 रख के ए की वैल्यू निकाली तो वो 8 आ गई। सही। जी। सही। अच्छा, अब जब वो 8 आ गई तो अब आखिरी काम मुझे क्या करना था? टी एन निकालना था। जी। सही है। तो टी एन के फॉर्मूले में मैंने ए की जगह 8 रखा 8 और आर की जगह 1.5 1.5 और पावर में क्या शो कर दिया? n N माइनस माइनस 1। अब आप इसको यहाँ छोड़ सकते हैं और अगर आप चाहें तो उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा करें अगर तो 1.5 को आप 3/2 करके n-1 मेंशन कर दें और फिर वहां छोड़ दें। फिर भी अगर आप चाहें नहीं मैं तो अलग करूंगा, n अलग करूंगा, -1 वाला 3/2 अलग करूंगा और भी कुछ कर लूंगा, तो मर्जी है आपकी। समझ गए बात? जी सर। कहो तो करके दिखा दूं। नहीं नहीं सर, सही है। तुम्हें नजर आ गई स्क्रीन? हाँ अब आ गई। अच्छा, ये हुआ एक सवाल। ठीक है। अब मोस्टली इसी तरह के सवाल है। ठीक है। अच्छा, बुक खुल गई, बुक मिल गई? नहीं सर, वो असल मैंने तो फोन चेंज किया था ना, तो उसमें है नहीं वो पीडीएफ मेरे पास। अच्छा चलो, अब अगला सवाल है द nth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज, द nth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी tn दिया हुआ है। nth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 9 टाइम्स -2/3 की पावर n। ठीक है। सही। किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म ये दी हुई है तुम्हें और कह रहे हैं फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो। ए ए और आर। मालूम करना है और आर पता करना है। अब बोलो। जनरल टर्म मैंने तुम्हें दे दी। हम A फाइंड करने के लिए तो हम 1 रख देंगे। एन की जगह 1 रख दिया। सही है ना? हाँ तो बस सही है। आर फाइंड करने के लिए हम लोग रख देंगे 9 इंटू -2/3 टू द पावर n इज इक्वल्स टू जो ए की वैल्यू आई और कहाँ आर टू कहाँ द क्या पावर क्या 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 क्या? ए की जो वैल्यू आई हमने जब 1 रखा हमें फर्स्ट में पता चल गया उससे। वो सही। आ गया आपके पास -6। सही। तो जब फिर वो आ गया तो हम लोग टीएन की जो इक्वेशन दी हुई है उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख के उससे आर निकाल लेंगे। अच्छा, यानी आप ये बस कह रहे हैं कि तो नहीं कर सकते आप ना शायद। आप ये कह रहे हैं मुझे कि टी एन में टी एन की जगह आपने लिखा ARn-1 ये लिखा हाँ लेकिन हमें तो एन पता ही और नहीं है। अच्छा शुक्र इज इक्वल टू 9 टाइम्स -2/3 की पावर n। यानी आप बात तो ये कर रहे थे ना कि आपने ये लिखा जी बिल्कुल। और इसमें a सब्स्टिट्यूट कर दिया और a सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने r की वैल्यू निकाल ली। हाँ लेकिन ये बिल्कुल गलत है, समझ में आ गया मेरे। चलो अच्छा, अब ये बात तो खैर करते हैं अभी। और कुछ बताओ। सर ये जो हमारे पास A है ये हमारे पास हम्म, T1 भी तो है ना। बिल्कुल है, a जो है वो t1 हाँ, भी है। लेकिन हम फिर भी इससे शायद नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि हमारे पास R की उसमें तो पावर 0 आ जाएगी। r के लिए और d के लिए कुछ फॉर्मूले बताए थे मैंने तुम्हें। आर के लिए तो सर वो था ना T2/T1 और जी। T3/T2। ठीक है, यानी कि देखें आप t1 यानी कि a, जो भी आप कहें इसको, मैंने दोनों लिख दिया, t1 यानी कि a, A। वो आप निकाल चुके। सही है। वो -6 आ गया। अब इसके बाद एक काम क्या हो सकता है? एक काम ये हो सकता है, एक ऑप्शन दे रहा हूं अभी फिलहाल, कि आपने क्या किया, आपने t2 निकाल लिया। अब फिर tn तो आपके उसको पास है ना, तो आपने निकाल लिया तो वो क्या आ गया 9 × 4/9 विच मीन्स t2 क्या आ गया आपके पास 4 आ गया। और ठीक है। जब t2 आ गया और t1 भी आ गया तो आपने r के लिए क्या किया? t2 हम अपॉन t1, फॉर्मूला लगा देंगे जी। t2 अपॉन t1 कर दिया। T1। तो वो आपके पास 4 डिवाइड बाय -6 यानी कि -2/3 आ गया। सही है।
सर मैं दूसरे फोन से आ रहा हूँ जरा। हाँ सही, इतनी बात तो समझ में आ गई ना। हेलो, इतनी बात तो, हेलो मेरी आवाज आ रही है? जी जी। तो एक तो मैंने ऑप्शन तुम्हें ये दिया कि ए निकालने के बाद तुमने ये कर लिया कि तुमने T2 कैलकुलेट कर लिया, और T2 कैलकुलेट कर लिया तो आर का जो रेगुलर फॉर्मूला है वो लगा दिया। सही। ए निकालने के बाद एक ऑप्शन ये दे दिया मैंने। जहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अच्छा अच्छा, ये भी हो सकता है, एक और ऑप्शन दे देता हूँ। करना नहीं करना तो तुम लोगों के हाथ में। तुमने ए यानी T1 तो निकाला हुआ है, जी। फिर तुमने क्या किया, तुमने कहा TN है मेरे पास, मैं मिसाल के तौर पर T5 बना लेता हूँ। हम्म। ठीक है, T5 बना लिया तुमने। फिर अगर हम T5 T5 की बनाया, जो वैल्यू होगी वो हम उसके अगेंस्ट रख लेंगे TN के, और उसमें हम N की वैल्यू 5 डाल देंगे। हाँ फिर मतलब हमारे पास सिर्फ R T5 में तो यही अननोन सब होगा। हो गया ना। जी। अब ये जो T5 है, अब T5 की वैल्यू तो फिलहाल तुम्हारे पास नहीं है, बट T5 का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, विच इज AR4। AR4। अब इसमें ए पता है, जी। तो आपने ए को सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर दिया। अब मैं ये नहीं सॉल्व कह रहा कर हूँ ये अच्छा तरीका है कि बुरा तरीका। हम्म। ठीक है, लेकिन मैंने दोनों तरीके सामने रख दिए। अगर T2 निकाला है तब तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया। अगर T2 निकालना मुमकिन नहीं है किसी वजह से, या T1 निकालना नहीं है, कोई वजह हो गई, तो कम से कम ये वाला भी एक ऑप्शन है जी। कि आपने फिर कोई सी भी टर्म निकाली, उसका फॉर्मूला तो पता ही है, ए की वैल्यू आप पहले ही निकाल के बैठे हुए हो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। सर हम लोग T1 के फॉर्मूला के थ्रू तो हम कभी भी R की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते ना, T1 के थ्रू तो आप कभी भी आर नहीं पता कर सकते ना, क्योंकि क्योंकि उसमें उसमें हमारे आर पास इन, R 0 हो जाएगा हमारे पास। उसमें आर खत्म ही हो गया ना, उसमें खत्म आर हो है ही नहीं। जाएगा। जब एक चीज है ही नहीं तो वो तो फिर आ ही नहीं सकती। हम T2 के ऑनवर्ड्स, T2 और उसके ऑनवर्ड्स हम लोग वही ये वाला जैसे आपने सेकंड हाँ हाँ एग्जांपल दिया हम हाँ वैसे फाइंड हाँ कर सकते हैं। हाँ। अगर मतलब जैसे T2 निकाला है ना, तो T2 निकालने के बाद तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। सेकंड ऑप्शन T2 के बाद तो आपके लिए बेहतर वही है कि आप सीधा सीधा सा T2 अपॉन T1 ही कर लें। लेकिन अगर आप करते भी हैं तो वो भी R इक्वल टू T2 अपॉन T1 पे ही पहुंचेगा। यानी कि अगर तुम फर्ज करो ये T2 निकाला है ना यहाँ पर, ये वाला, जी जी। अब अगर फर्ज करो इसके बाद तुम ये नहीं करते, इसके बाद तुम हाँ कहते हो हम मैं T2 की जगह लिखूं AR A इक्वल्स टू R 4, is equals to 4। और फिर ए की जगह हमें ए की पता है वैल्यू वो। लिखो तो R वही बनेगा, 4 अपॉन जी। -6। -6। सही है। 2 अपॉन -2 तो अपॉन 3। T2 निकालने के बाद तो मैं ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप ये करें, वो तो सीधा सीधा आपको T2 अपॉन T1 से ही पता लग जाएगा। लेकिन अगर T4 या T3 या T5 कुछ निकाला हुआ है तो फिर ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। अच्छा सर जरूरी तो नहीं है ना कि 5U हम कोई सा भी रैंडम निकाल सकते हैं? और हाँ हाँ, कोई सा T2 भी। और T2 के ऑनवर्ड्स। हाँ, और T2 या T1 नहीं उससे निकाल आगे का सकते। कुछ हो, क्योंकि T1 में तो सही। नहीं हो सकता। समझ गई ये बात? जी। अच्छा, इसमें एक चीज और हो सकती है कि जैसे हम्म, जैसे ये है ना, अब जैसे ये है, अब सुन लो, काम करेगी नहीं करेगी मुझे नहीं पता, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। मेरे पास लिखा है ARN-1, सही है, और यहाँ लिखा है 9 टाइम्स, एक मिनट होल्ड करना, एक कॉल आ रही है, मैं कॉल ले लूँ। जी जी। बंद हो गई कॉल। हाँ, आ रही है। जी। जी। अब एक चीज़ और है जो हम लोग अक्सर ट्राई करते हैं, मैं यहाँ भी ट्राई करके देख रहा हूँ कि होगा कि नहीं होगा। हो गया तो अच्छी बात है, सिखाने की मौका मिल जाएगा, वरना इस किताब में तो नहीं मिलेगा। अब जैसे ये सब लिखा है, आपको ARN-1 इसके बराबर दिया हुआ है, सही है। ये दोनों साइड्स तकरीबन एक जैसी हैं, सही है। जी। ये दोनों जी। साइड्स तकरीबन एक जैसी हैं, सिर्फ मसला कहाँ पर आया हुआ है? N के साथ एक में जगह -1 है। पावर का मसला है, पावर का। सही है, दोनों के साथ पावर का मसला है। इतनी बात समझ पा रहे हो? यानी कि अगर इस चीज को गौर से देखो ना, तो ये दोनों चीजें तकरीबन आइडेंटिकल हैं। यानी कि एक तरीके से कह सकते हो कि यार ए की जगह मुझे 9 दिख रहा है, 9 दिया हुआ है, R की जगह आर की जगह 3/2, और टू बस अपॉन थ्री दिख रहा माइनस है, लेकिन वो N पावर -1 की जगह वहाँ N दी हुई है हमें बस। एन है। अगर वहां पर, हम्म। अगर फर्ज करो वहां पर पूरा N-1 होता ना,
तो तुम मुझे जी। कह देते कि यार A 9 है, R 2/3। जी। सही है ना? आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है। लेकिन अभी ये सारे का सारा मामला लटका हुआ है क्योंकि 2/3 की पावर में n-1 नहीं है। सही है। अगर किसी तरीके से मैं यहाँ एक पावर में -1 ले आऊं ना, तो फिर ये कंपैटिबल हो जाएंगी चीजें। जी। सही है। अच्छा, अब जरा मुझको बताओ, क्या ऐसा करने से आ जाएगा -1? सर मुझे नहीं। दिख ही नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा तुम्हें? अजीब सर, वो मेरा बता तो रहा हूँ, नेट ही इतना बेकार चल रहा है आज। तो तुम बाकी चीजें बंद करो ना, गेम वेम चल रहा होगा अभी ऑनलाइन तुम्हारा कोई। अरे नहीं नहीं। अजीब, इतनी मैं अहम बात कर रहा हूँ। और मैं क्या करूँ, मैं आपकी वीडियो में देख लूंगा। हद हो गई। अच्छा, अब अगर इसके आगे तुम दोबारा ज्वाइन करके देखो, अगर मैं इसके आगे सिर्फ 2/3 लगाऊं तो पावर में n+1 आ जाएगा। प्लस आ जाएगा, सही है। मुझसे डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं ऐसा कुछ करूं तब आ जाएगा। और आपने क्या किया एग्जैक्टली? मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो पावर में -1 आएगा, क्योंकि 2/3 करता, जी। अगर 2/3 करता तो 2/3 की पावर n और 2/3 की पावर 1, तो वो तो 2/3 की पावर n+1 हो जाता ना। जी। ठीक है। पॉजिटिव हो मैं जाता कह है। रहा हूँ 2/3 मत करो, मैं कह रहा हूँ 1/2/3 करो। ठीक है। तो 1/2/3 का मतलब है बेसिकली आपने 3/2 किया है। जी। ठीक है। ये बात समझ में आई है? यानी हाँ ये हाँ मैं सर कर आज। क्या रहा हूँ, ये मैं हाँ। बेसिकली कर ये रहा हूँ कि आपको कह रहा हूँ कि आप इसको पकड़ें। अबे यार, मैं कह रहा हूँ इसको पकड़ें। आपको -1 लाना है ना पावर में। जी। -1 लाने के लिए आप क्या करेंगे, आप 2/3 से डिवाइड करेंगे बेसिकली। जी। सही है। आप इसको 2/3 से डिवाइड करेंगे, सेम बेसिस डिवाइड तो पावर सब्ट्रैक्ट, ये बात तो मानेंगे? जी। अच्छा, अब 2/3 से डिवाइड करने का मतलब है कि अगर मैं इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन से कन्वर्ट करूं तो इट विल बिकम 3/2। यस। जी। अच्छा, अब वही बात आ गई कि भाई सिर्फ यहाँ पर क्यों मल्टीप्लाई किया, उधर वहां दूसरी भी तरफ भी करना कर दे। पड़ेगा। जी। ठीक है, तो यहाँ भी किया। सही है, यहाँ भी किया। अच्छा, अब ये 3/2 को तो अभी मैंने इसी तरफ रखा, ये वाले को ARn-1 को भी ऐसे ही रखा। अब जरा देखिए इसके मल्टीप्लाई करने से हुआ क्या, 9 को 9 छोड़ा और ये हो गया 2/3 की पावर n-1। इज दैट राइट? यस सही है। सर। जी। अच्छा, अब ये सब कर लिया, इस साइड पे ये इजाफी है, अभी इसकी वजह से कंपैरिजन नहीं हो रही, इसको वहां भेज दो। तो ARn-1, 2 वहां जाकर मल्टीप्लाई, 9 जी। मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 वहां जाकर डिवाइड, राइट। और 2/3 की पावर n-1। तो ARn-1 इज इक्वल्स टू 18/3 विच इज 6, 6। और 2/3 की पावर n-1। सही है। तो अगर इस तरीके से कंपैरिजन करूं तो A मेरे पास क्या आएगा, 6। 6, और R मेरे पास क्या आएगा, 3/2। नहीं, R मेरे पास तो 2/3 बन रहा 2/3। है। जी जी, ठीक है। 2/3, 2/3। अच्छा, अब ये 2/3 हो गया। ठीक है, हाँ। अच्छा, 2/3 हो गया, तो इस तरीके से भी काम किया जा सकता है। अब मैंने एक बहुत बड़ी गड़बड़ की है अभी। साइन हमारे पास ऑपोजिट आ रहे हैं। और सर लेकिन नहीं, मैं वो दूसरा है ऑपोजिट कि नहीं आ रहा है, मेरा डिवाइड सवाल ये था, वो। अच्छा। और मैंने क्या बना दिया सवाल को। पॉजिटिव में किया था, सही है। फिर सही हो जाता। हाँ, सर ये 9 ये आगे 2/3 से नहीं मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड कौन से? जो बॉक्स में रखा हुआ है हम्म 3/2, ये ये जब राइट साइड 3/2 पे आएगा तो ये जो यहाँ पर ब्रैकेट के आएगा। अंदर है, हाँ, तो ब्रैकेट हाँ, के अंदर वाले से नहीं होगा। नहीं किस भाई, अब आपके पास फर्ज करो यहाँ लिखा हुआ है 3x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5, मिसाल के तौर पे। हेलो, मुझसे आवाज आ रही है? जी 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 जी। हाँ, ये मैंने एक ये लिखा ऊपर 3x जी इक्वल टू जी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा। सही है। जी जब ये 3 यहाँ से वहां जाता है तो तुम किसी एक से ही कैंसिल करोगे ना, जी दोनों से तो नहीं करोगे ना। अब जब तुम वहां लेकर गए, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5 के डिनोमिनेटर में चला गया, अब तुम इन दोनों में से किसी एक के साथ ही इसको डिवाइड करोगे। जी
बिल्कुल वही वाला प्रिंसिपल यहाँ पर है। ये 3/2 जब वहां गया तो वहां को दो टर्म्स थोड़ी है कि दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो तो दो लोग मल्टीप्लीकेशन में, हाँ ठीक है, उनमें से जिसके साथ भी कन्वीनियंट होगा मल्टीप्लाई करने के लिए उसके साथ करोगे। ठीक। सही है। खैर, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग इस तरीके से करो या नहीं करो, लेकिन ये भी एक तरीका मुमकिन है। आप इससे भी चीजें कंपैरिजन मेथड से भी निकालते हैं। हम लोग ओ लेवल के सवालों में बहुत ज्यादा कंपैरिजन नहीं करते, एड मैथ्स में तो फिर भी लोगों ने थोड़ी बहुत कंपैरिजन की होती है, हमने थोड़ी बहुत ग्राफ्स और फंक्शंस वगैरह में सिखाई है, तो ये भी एक मेथड होता है। ठीक। ठीक है, तो अब ये खैर इसका ऑल्टरनेट नहीं है क्योंकि मेरा तो सवाल ही मैंने बदल दिया, लेकिन अगर वो होता तो फिर मुझको -2/3 का ख्याल रखते हुए नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता, तो वो 6 भी मेरा माइनस का आ जाता। समझे? जी जी। क्योंकि अभी मेरा 2/3 प्लस का था तो मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई किया, अगर वो माइनस का 2/3 होता तो मैं -3/2 से माइनस। मल्टीप्लाई करता, ठीक है, या -2/3 से डिवाइड करता, तो दोनों तरफ करता तो नेगेटिव आती मेरी वैल्यू। ठीक है, तो ये एक तरीका है पॉसिबल, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे करना, लेकिन वो मुझे याद आया तो मैंने कहा चलो एक ये स्किल भी सिखा दूं, काम आती है, कंपैरिजन मेथड है, काम आता है। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया कुछ? जी सर, आ गया। अच्छा, अब इसके बाद मेरे ख्याल में मेरे पास सीरीज का सिलसिला शुरू होगा। हाँ, अच्छा भाई, अब मैं आज अर्थमेटिक सीरीज कर लेता हूँ, फिर ज्योमेट्रिक सीरीज की तरफ कल जाऊंगा। ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज कम से तो कम जो कोशिश। आपने वो कहा हाँ, था कि जो टी एन का मतलब लास्ट वैल्यू है, वो मुझे समझ नहीं आया। किसी भी कोई सीक्वेंस दी मैंने तुम्हें, जैसे अच्छा अभी समझ में आएगा, सीरीज में आएगा ही वो, बल्कि सीरीज में भी वो आएगा ही। ठीक है, तो मतलब ऐसा होता है कि मैंने आपको एक सीक्वेंस दी ना, एक जी सीक्वेंस किसी मखसूस टर्म तक दूंगा मैं, किसी सीक्वेंस की 10 टर्म्स दूंगा या 50 टर्म्स दूंगा। जी। ठीक है, तो जो आखिरी टर्म होती है ना, उसको हम टी एन मानते हैं। जैसे मैं तुमको अभी एक्सपेंशन जब करवा रहा था, जी बायनोमियल एक्सपेंशन, तो मैं आखिरी वाली टर्म को एन दे रहा था ना, तो मैंने कहा था ये आपकी nth टर्म है। जी ठीक है, तो nth टर्म बिल्कुल आखिरी वाली को मैं nth टर्म कह रहा था, याद आ रहा है? जी जी। ठीक है, तो वो जो बिल्कुल आखिरी वाली टर्म होती है उसको nth टर्म भी कह सकते हैं, और आखिरी टर्म भी तो कह ही रहा हूँ ना। हम्म। ठीक है, तो आखिरी टर्म का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक। ठीक है, अच्छा अब जा रहा हूं मैं अर्थमेटिक सीरीज की तरफ। अर्थमेटिक सीरीज आज कर लेते हैं, फिर ज्योमेट्रिक सीरीज इंशाल्लाह कल कल। निपटालेंगे। ठीक है, तो पहले तो जरा, अब पहले तो सीरीज लिख लो। ठीक है, तो सीरीज का मतलब क्या हो जाता है, पहले तो जरा सा वो सीख लें। मैंने आपको थोड़ा सा फर्क तो बता दिया था कि अगर आपने एक सीक्वेंस को बस एलिमेंट्स या टर्म्स लिख के शो किया हुआ तो दैट्स अ सीक्वेंस। थोड़ा सा मैं दोबारा बता देता हूँ, जैसे 1 5 9 13 करते 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 पता नहीं कहाँ तक मैं जाऊंगा, 13 अपना 17 21 25 मिसाल के तौर पे। ठीक है, ऐसे ये सीक्वेंस है। जी सही है, फिर आपने इन सबको ऐड किया, 1 + 5 + 9 + 13 +17 +21 +25, कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 मुसीबत। अरे भाई, बात भी नहीं कर रहे दे रहे हो, पढ़ाने भी नहीं दे रहे हो, बात भी नहीं कर रहे हो। अच्छा, तो हाँ, 22, 1 2 3 4 5 6, 22 × 3 66। सही है, अच्छा अब अभी मैंने जल्दी से कर दिया। ठीक है, अब जब मैंने इसी सीक्वेंस की सारी टर्म्स को ऐड करके इस सब का आंसर एक सम के तौर पे शो कर दिया ना, देन इट्स कॉल्ड अ सीरीज। क्या मतलब हुआ? अब मैं अभी। डेफिनेशन लिख देता हूँ। हाँ। ठीक, ठीक है, जब आप क्या करते हैं, ठीक है, व्हेन द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर written together as a sum। सही है, किसी भी सीक्वेंस की टर्म्स को पकड़ के एक सम बनाकर लिख दिया आपने तो देन इट इज कॉल्ड अ सीरीज। सही है बात? जी अच्छा भाई, अब बात क्या है, अब खेल है कि सीरीज का फॉर्मूला बना कैसे। पहला तो तमाशा ये है, सीरीज का फॉर्मूला कैसे बना समझ में आ गया तो समझ लो तुम फिर
काफी बड़े बड़े मसले हल कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर सीरीज के फॉर्मूले का ही फॉर्मेशन समझ में नहीं आया तब मसला होगा, ठीक है। तो मैं भी बिल्कुल आसान सी मिसाल के साथ एक कहानी शुरू कर रहा हूँ। ये मैंने एक सीक्वेंस कह लो ले ली और उसका सीरीज बनाना है हमें। अच्छा, वो सीक्वेंस मैंने ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितनी टर्म्स हैं ये? 10। 10। एक मिनट होल्ड करो मुझसे भाई, कॉल जरूर ले लूँ मैं दोबारा। हाँ, अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने एक सीक्वेंस की 10 टर्म्स दे दी तुम्हारे सामने, सही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी जी। अच्छा, मैंने 10 सिर्फ इसलिए लिए ताकि जरा बात आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब तुम लोग ये नहीं कहना कि भाई ये तो हम ऐसे भी कर सकते थे, आपने ऐसे क्यों करवाया हमें, ठीक है। तो 10 मैंने इसलिए लिए कि जरा बात आसानी से समझ में आ जाए। अब मैं चाहता क्या हूं कि आप मुझे क्या करें, आप मुझे इन सब का सम कर दें, ठीक है। अच्छा, अब जब हम सम की बात करते हैं ना, तो सम के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बना किस बुनियाद पे है, मैं ये बात कर रहा हूँ। अब जरा इसको देखो, अगर तुम इसका पहला टर्म और आखिरी टर्म ऐड करो, या सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म ऐड करो, या थर्ड और थर्ड लास्ट, या फिर फोर्थ और फोर्थ लास्ट, या फिर बीच के दो, सब इक्वल है। सही। इन सब का सम क्या है? 11। 11। ये बात सही है। अभी मैं बात कर रहा हूँ जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तुम्हारे पास, सही। जब नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारे पास क्या है, इवन, इवन। ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी तब भी बात करूंगा। अच्छा, तो इन सब का सम 11 है। तुम्हारे पास कितनी दफा 11 आया? 5। तुमने यानी कि सारे के सारे नंबर्स ऐड कर लिए एक तरीके से, ठीक है। लेकिन क्या किए, पेयर्स में किए, और इन सब का सम आ कैसे रहा है, 11 में आ रहा है। 11। अगर मैं तुमसे इन सब का सम पूछूं कि भाई एक साथ सम बता दें, तो आप मुझे कहेंगे इन सब का सम वो होता है एस एन। अब एस एन क्या है ये भी बाद में बात करूंगा अभी। एस एन, या बल्कि S10। अभी इसका क्या मतलब है ये छोड़ दो, ये सम है, 10 टर्म्स का सम है। S10 लिखा है मैंने, अभी ये नहीं बताया। तो आपने किया क्या है, आपके पास इन 10 नंबर्स को ऐड करने के बाद 11 आया है, कितनी बार? 5 बार। 5 बार। तो वो क्या आ गया आंसर, ओवरऑल 55। 55। यानी आपने बेसिकली किया क्या, सम मालूम करने के लिए आपने पहली और और लास्ट आखिरी टर्म को ऐड किया। ऐड किया, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी? 10 हमने 10। उसको हाफ करके हाँ, मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि अगर 10 फर्स्ट और थे तो पेयर्स कितने बने तुम्हारे पास? 5 5 पेयर्स बने। बने। तो तुमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई कहता है मैं फर्स्ट और लास्ट को नहीं ऐड करूंगा, तो वो सेकंड को सेकंड और लास्ट के सेकंड साथ ऐड लास्ट को ऐड करेगा, कर देता है। ठीक है। और अगेन जितनी भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है डेफिनेटली उनका हाफ करेगा पेयर बनाने के लिए, हम्म। सही है। तो नंबर ऑफ पेयर से मल्टीप्लाई कर देगा वो, सही। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं कि किसी भी सीक्वेंस का सम का फॉर्मूला क्या है, तो आप पहली टर्म को और लास्ट टर्म को ऐड कीजिए। ऐड करेंगे। लास्ट टर्म के लिए मैंने सिंबल क्या यूज किया है, एल। एल, ठीक है। पहली टर्म को और लास्ट टर्म को ऐड कीजिए, और किससे मल्टीप्लाई कर दें, एन के हाथ से तो n/2। n/2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के हाफ से,
आई बात समझ में? जी। अच्छा, ये मैंने अभी तुमसे बात की जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारी इवन थी और बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 करके चल रही है, सही है। अब जरा एक काम और कर लो, जरा इसको भी ट्राई कर लो। 2 दिया, 4 6 8 10 12 ये दे दिया मैंने, सही है। नंबर ऑफ टर्म्स को इवन ही रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स को इवन ही रखा है, इवन रखा है। जी सिर्फ क्या बीच में थोड़ा सा गैप डाल दिया कि भाई जी। जरा तसल्ली कर लूं, ठीक है। अब मैं कर क्यों रहा हूं कि मैनुअली भी चेक हो जाए और फॉर्मूले से भी चेक हो जाए और टेक्निक से भी चेक हो जाए, ठीक है। अब जरा टेक्निक क्या है, पहली और लास्ट टर्म को ऐड लास्ट कर लो, ठीक है। आपने इन दोनों को ऐड किया, कितना हो गया वो 14 14, और किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने उसको, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के हाफ से। हाँ यानी कि 3 से, यानी कि आप कह रहे हैं नंबर ऑफ पेयर्स कह लें उसको या टोटल जी। नंबर ऑफ टर्म्स का हाफ कह लें, जो भी आप कहें। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना हो जाएगा 42, समझ आया? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। ठीक है, एक ए हो गया। अच्छा, फॉर्मूले से भी ट्राई कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू ए प्लस एल। एन कितना है 6, तो 6 को डिवाइड किया 2 से। ए क्या है 2, और लास्ट टर्म क्या है 12, तो वही बात आ गई ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है। और मैं कहता हूँ जरा मैनुअली भी चेक कर लो। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, और सही है। आपने किसी भी तरह चेक कर लिया, ठीक है। अब आप इसको फॉर्मूला कह लें, टेक्निक कह लें, कुछ भी कह लें। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात सही है? जी जी। अच्छा, अब क्या यही चीज ऑड नंबर ऑफ टर्म के साथ काम करेगी? तो पहले तो चलो जरा टेक्निक ट्राई करता हूं मैं। टेक्निक क्या है, पहले और आखिरी वाले को ऐड किया और नंबर ऑफ पेयर्स से डिवाइड कर दिया, राइट कर दिया। सॉरी नंबर ऑफ पेयर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नंबर ऑफ पेयर्स कितने, अब इसके अंदर तो 2 कंप्लीट पेयर्स हैं और एक अकेला बचा हुआ एक आधा। आधा, एक आधा पेयर यानी कि 2.5, वही राइट बात। जी। या तो नंबर ऑफ पेयर्स या फिर टोटल नंबर्स का हाफ, हाँ। ठीक है। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6 6। मीन्स 15, ठीक है। फॉर्मूले से ट्राई कर लो, n/2 इंटू ए प्लस एल। तो n कितना है 5/2, 5 a 2। का मतलब 1 + 5, वही चीज आएगी ना, आप नजर आ रहा है अब तो, सही है सही है। जी जी जी। अच्छा, और मैनुअली कर लो, 1 + 2 3, 3 + 3 3 6, 6 6 + 4 10, 10 और 10 + 15। 5 15, सही है। तो पहला जो फॉर्मूला आया वो आया किसी भी सीक्वेंस की n नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा हाँ, अब ये S10 का क्या मतलब था, ये तो वाला, मतलब इसके अंदर 10 टर्म्स हैं हाँ टोटल। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे अब बाद में मैंने जो सवाल किया, इसमें जो मैंने आंसर निकाला है वो निकाला है S6 निकाला है, S6 ठीक है। और नीचे ये वाले जो में मैंने, S5। ये S5। अब ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है वो लिखा है SN, यानी कि सम टू n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, सही है। सम टू n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं? सब सम जनरल फार्मूला है ये टू, भी एक। हाँ सम टू n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस का जनरल फॉर्मूला, जनरल टर्म का नहीं है। सम टू n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस को उसकी n नंबर ऑफ टर्म्स तक ऐड करें, इस फॉर्मूले से ऐड करना है। n नंबर ऑफ टर्म्स, और वो 5 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं। यहाँ तो बात समझ में आई? सही, यहाँ तक आवाज आ रही है मेरी? जी जी। अच्छा, अब ये हो गया, तो इसके बाद यही फॉर्मूले का एक वर्जन और है, ठीक है। बस वो और एक बात हो जाए, कम से कम ये एक चीज साइड हो जाएगी। मैंने जो फॉर्मूला अभी बनाया है वो कॉन्सेप्ट टेक्निक पे बनाया है, SN=n/2 a प्लस l। एल। अब ये बात तुम समझ गए होगे कि ये a और l हो, ये जरूरी नहीं है, इसके मुख्तलिफ वर्जन भी हो सकते हैं। मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो SN=n/2 सेकेंड प्लस सेकेंड लास्ट टर्म। सेकंड लास्ट। अच्छा, जी। सेकेंड लास्ट टर्म n-1 होगी, सही है। सेकेंड लास्ट टर्म n-1 n होगी, -1। जी जी। ठीक है। तो आप
इसमें आप सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म भी यूज कर सकते हैं, थर्ड और थर्ड लास्ट भी यूज कर Third सकते last. हैं, वो आपकी मर्जी है, बट फॉर्मूला बहरहाल ये ब्लैक वाला है, ठीक है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि एल का मतलब क्या है, एल होता है टी एन, सही, Last term. जिस और टी एन का मतलब होता है ए प्लस A एन plus माइनस n वन डी, to d. ठीक है। तो ये 2a इसका, हो जाएगा, 2a हाँ, plus इस फॉर्मूले का दूसरा वर्जन ऐसे बनाया गया है एन अपॉन टू 2 ए प्लस ए a प्लस एन plus माइनस वन 2d. डी, A तो वो plus क्या बन n जाता है, minus 1 into d. टू ए प्लस एन Plus माइनस n वन minus 1 इंटू, into d. अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, वो एक वर्जन ये भी बन जाता है फॉर्मूले का। तो ये है आपकी अर्थमेटिक सीक्वेंस के सम के दो फॉर्मूले, एक एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल, ये वाला आमतौर पे तब काम करता है जब आपको सीक्वेंस की पहली और लास्ट टर्म पता हो, या सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म भी पता हो तो भी काम कर जाता है, सही है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसमें आपको फर्स्ट टर्म तो पता होती है बट लास्ट टर्म नहीं पता Last term होती, नहीं पता होता. तो फिर उसमें कुछ टर्म्स दी भी होती हैं शुरू की 3-4, उससे आपको डी और नंबर ऑफ टर्म्स बता देता है, तो उस सूरत में ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, जी. सही है। लेकिन अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो उस वक्त आपको पहला वाला फॉर्मूला पहला ही वाला. इस्तेमाल करना चाहिए। या अगर आपको कोई सा भी पेयर पता है, जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म बता दी, अगर मैंने सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म भी बता दी ना, तो आपको क्लिक करना चाहिए, यानी कि मैंने समझाया क्यों, मैंने समझाया इसलिए कि अगर मैं तुम्हें थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म बोल दूं तो तुम्हें जी. क्लिक कर जाए कि यार ये पेयर है, थर्ड जी. और थर्ड लास्ट टर्म जो है वो पेयर है, Fair है. मैं इसमें एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, हम्म. सही है। मतलब अगर मैं फॉर्मूला, अगर ये मैं नहीं बताऊं कि जी वो ये पेयर में है, तो फिर अगर कभी पेयर दे भी दिया तो आप तो आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपने फॉर्मूला ही सिर्फ रटा हुआ होगा तो आपको तो जिंदगी भर यही लगता रहेगा दिस फॉर्मूला ओनली वर्क्स विद फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ओनली, जबकि ये फॉर्मूला पेयर्स के साथ काम Pairs करता पे काम करता है. है। हाँ, तो अगर कभी पेयर मौजूद है तो इस फॉर्मूले को रद्द-बदल करके यूज किया जा सकता है, सही है, समझ आ गया ये वाला। जी. अच्छा चलो, मैं इसको आज यहीं तक रख रहा हूँ, मुझे जी. हॉस्पिटल जाना है वापस, जी. जी. तो